नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। ये एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए दिन भर क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। इस शो के जरिए हम आपको आधे घंटे में बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। और आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। तो राजस्थान में वीरांगनाओं के विरोध प्रदर्शन ने सियासी रूप ले लिया है। वीरांगनाओं के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने समर्थन किया, जिसके बाद पूरे राजस्थान में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसके बाद बैकफुट पर आई अशोक गहलोत सरकार ने आखिरकार वीरांगनाओं से बात की। 26 वीरांगनाओं के समूह ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। इस दौरान शहीदों की वीरांगनाओं ने सीएम अशोक गहलोत के सामने अपनी बात रखी। इन वीरांगनाओं ने सीएम गहलोत से कहा कि सिर्फ हमें और हमारे बच्चों को ही नौकरी मिलनी चाहिए, किसी तीसरे को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों और उनके परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। सीएम से मुलाकात के बाद वीरांगनाएं और उनके बच्चों ने ये कहा कि अनुकंपा नौकरी पर सिर्फ पत्नी या बच्चे का ही हक है, ये किसी और को नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए 2 वीरों की वीरांगनाएं पिछले कई दिनों से धरना दे रही हैं, जो अब राजनीतिक रूप ले चुका है। सहयोगी लोकेश नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोकेश, मुलाकात आधे घंटे तक हुई मुख्यमंत्री के साथ और ट्वीट सामने आया है कि इन वीरांगनाओं के साथ सरकार जो है वो हमेशा खड़ी रहेगी। क्या आश्वासन मिला, अंदर से कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता दें पिछले 11 दिन से राजस्थान में वीरांगनाओं को लेकर सियासत गर्म है। लगातार करोड़ीलाल मीणा 3 वीरांगनाओं को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग ये थी कि जो अनुकंपा नौकरी शहीदों को मिलती है वो उनके देवरों को दिए जाए। तो आज जब कल पूरा ये घटनाक्रम घटा, करोड़ीलाल मीणा की पुलिस के साथ झड़प हुई और आज बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी जयपुर में किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर एक मुलाकात होती है, अचानक घटनाक्रम चेंज होता है। कुछ वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करती है और ये मांग रखी जाती है कि जो अनुकंपा नौकरी है वो या तो शहीद की वीरांगना को मिले या उनके बच्चों को मिले। जो 3 वीरांगनाएं जो मांग कर रही थी उस पर कहीं न कहीं उनकी आपत्ति मुख्यमंत्री के सामने निकल कर आई। वैसे आपको बता दें पूरे घटनाक्रम पर सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि राजस्थान में सबसे अच्छा पैकेज शहीदों के लिए राजस्थान की सरकार देती है और कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे उन्होंने सहानुभूति भी इन वीरांगनाओं के साथ दिखाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्योंकि सियासत हो चुकी है और लगातार बीजेपी के भी बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हैं, विधानसभा चुनाव भी उससे पहले वीरांगनाओं का अपमान जिस तरह सड़कों पर दिखा था, तो इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों की भी आपत्ति है। सचिन पायलट ने कल बयान जारी कर कहा था कि राजस्थान में जिस प्रकार राजस्थान पुलिस का बर्ताव वीरांगनाओं के साथ किया गया वो कहीं न कहीं निंदा का विषय और सरकार को इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब जब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई है तो कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर जरूर है, लेकिन सरकार के जो लोग हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो 3 वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लगातार इस तरह के परिवार सामने आते हैं, सरकार के समक्ष भी आते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं आपत्ति हो जाती है। जो होती है उस पर दबाव भी बनाया जाता है नौकरी को लेकर। ऐसे में सरकार की मंशा ये है। ये बातचीत जो चली है, क्या संतुष्ट नजर आई है ये वीरांगनाएं, या फिर आगे जिस तरह से इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये नौकरी सिर्फ उन्हें या उनके बच्चों को मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया गया जिस आश्वासन पर भरोसा कर सकती हैं ये? जी, इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में टकराव है। विपक्ष की मांग ये है कि नियमों में संशोधन हो और बच्चों और माँ के अलावा भी यदि परिवार में कोई व्यक्ति मौजूद है जो उस परिवार का लालन पालन कर रहा है उसे भी नौकरी दी जाए। इन तीनों वीरांगनाओं की मांग ये थी कि उनके पति से जो छोटे भाई थे देवर, उनको ये नौकरी दे दी जाए।
और अभी जो मुख्यमंत्री के साथ जो 32 परिवारों की मुलाकात हुई है, उनकी आपत्ति थी कि जब शहीद की पत्नी है मौजूद और उनके बच्चे मौजूद हैं, ऐसे में यदि परिवारजन को किसी को नौकरी दी जाएगी तो उनका क्या होगा। एक आपत्ति दर्ज करवाई गई है वीरांगनाओं की ओर से। नियमों में संशोधन हो गई क्योंकि काफी समय से धरना दे रही थी। सचिन पायलट भी इनके बीच पहुंचे थे, इनसे बातचीत की गई कि रोड़ीलाल मीणा भी इनके बीच पहुंचे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया और उनके कपड़े फटे हुए, जिसका वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया लोकेश इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं पर हुई रेड को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा 2017 में भी रेड हुई थी, उसके बाद हम महागठबंधन से अलग हो गए थे, 5 साल बीत गए और अब हम एक साथ आ गए हैं तो फिर से रेड हो रहा है। इस पर अब मैं क्या बोल सकता हूँ। मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इस पूरे मामले में उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि उन्होंने गर्भवती पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए दूसरी तारीख की मांग की। आपको बता दें, जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ देश भर में केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। पटना और दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद शुक्रवार को ईडी ने लालू परिवार और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर शिकंजा कसा। ईडी और सीबीआई का दावा यह है कि साल 2004 से 2009 में रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उनके पास ठोस सबूत है। जो कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना। आपका सहयोगी पार्टी आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करना। भाई कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना। क्या कर रहे तो याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए वहाँ सामने कहाँ गए, कितना जगह घूम कर हर जगह की समस्या को देख लिया, उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा एकजुट हो जाए। एक राउंड हम बात ऐसे हमको उससे मतलब है। जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी का तो काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है तो सब मिलकर सारा काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति अपने लिए, हम तो सबके हित में चाह रहे थे। जब जिस दिन हो जाएगा होगा। अब कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं, हमसे भी मिले, वो भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए। और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो गाँव से भी मिले थे। तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत प्रसन्न, उसमें एक महिला भी MLA थी, बहुत अच्छे ढंग से की बात देखा है। हमने बता दिया
भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है ना, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। अरे पीछे रखे तो आगे देखेंगे ना भाई, आगे भी होता है। स्वभाव ऐसा होता है तो उसको क्या कीजिएगा, सब थोड़ी, लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसके जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो अभी जो हम फिर दोबारा करवाए तो अभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 82 लाख लोगों ने छोड़ दिया। तो हमने कहा था महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, नीतीश कुमार ने कहा 5 साल से कार्रवाई हो रही है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। आज तेजस्वी यादव को एक बार फिर से समन भेजा गया। राजीव मोहन मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजीव, तेजस्वी यादव को इससे पहले भी समन भेजा गया था, विधानसभा का हवाला दिया उन्होंने और वो पेश नहीं हुए। आज भी उन्हें समन भेजा गया, पत्नी की तबीयत खराब है, इसका हवाला दिया, वो पेश नहीं हुए। क्या लगता है मनीष सिसोदिया जैसे ही हाल होगा क्या तेजस्वी यादव का? देखिए अभी तो ये कुछ फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर जो तेजस्वी यादव के खिलाफ ये जो समन जारी किया गया है, और ये कह सकते हैं कि जो जमीन घोटाला है या रेलवे में नौकरी देने के नाम पे जमीन का जो पूरा मामला है, उसको लेकर जो ईडी की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसी के तहत जो है वो उनको एक समन भेजा गया है। ये अलग बात है, अभी तक वो सीबीआई या ईडी की अदालत में नहीं हुए हैं। तो तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हम सबको इंतजार करना होगा कि आखिर ईडी की जो कार्रवाई है क्या रूप लेती है और उस पर क्या एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि जो भाजपा वो अगला जो चुनाव है उसको टारगेट करके तेजस्वी के खिलाफ या लालू प्रसाद के जो परिवार है उन या उनके करीबी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी तरह भाजपा के लोगों का कहना है ये लोग इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, बेटी का हवाला दे रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, उसकी पत्नी तेजस्वी यादव की पत्नी की तबीयत खराब थी। तो ये तमाम बातें चल रही है इसमें। लेकिन अब आगे जो ईडी क्या करेगी ये एक छोटा सा और सवाल, ईडी की तरफ से कोई दूसरी तारीख दी गई? नहीं, अभी तक इस तरह की चर्चा हुई है कि ईडी ने कोई दूसरा समन या दूसरा डेट दिया है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल तेजस्वी आज भी पेश नहीं हुए। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात की। 30 मिनट की मुलाकात में लाइट मेट्रो सर्विस, जनगणना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी, क्षतिपूर्ति और कोल रॉयल्टी सहित कई लंबित मांगों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने यह भी बताया कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। वहीं कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर फैसले पर बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सीडब्ल्यूसी के लिए अब चुनाव नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष ही सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का चुनाव करेगा। वहीं दूसरी तरफ जनगणना पर सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से जनगणना की मांग की है। सीएम का कहना है कि अगर जनगणना होगी तो राज्य के जो हितग्राही हैं उन पर वो सरकारी योजना का लाभ उनको और अच्छे से मिल जाएगा। कोई भी हितग्राही सरकारी योजना से वंचित नहीं रहेगा। कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और एक तो जनगणना जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आरक्षण के मामला है, यदि आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण विषय था और 2-3 तो पुराने विषय थे जीएसटी को लेकर। दूसरा जो कोयला का मामला है, एक नया मुद्दा जो बजट में हम लोग शामिल किए हैं, दुर्ग से रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको मिले। वृक्ष संपदा योजना है जिसके माध्यम से जो
जो धान के अलावा दूसरा खेती करना चाहते हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलेट से हमने बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष संपदा योजना 21 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम है, उसको लॉन्च करेंगे और डिटेल में फिर उस दिन बात होगी। भाई यहाँ पास हुआ है, देखिए अध्यक्ष चुनाव के बाद जितने भी कमेटियाँ हैं जो CWC है वो समाप्त हो गया। उसके जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई जिसमें हम लोग भी विशेष आमंत्रित के तौर पे हैं। तो यहाँ जो रायपुर राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ उसमें चुनाव होना था और सभी सदस्यों ने ये कहा कि इसको अध्यक्ष को ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए। तो वो अधिकार अभी अध्यक्ष के पास है। तो निकट भविष्य में उसमें CWC के मेंबर के सिलेक्शन होने हैं। उसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, महिला है, नौजवान है, इन सब का समावेश होगा। तो उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे। तो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियाँ अभी दिल्ली स्तर पे, फिर उसके बाद फिर धीरे से भी प्रदेशों में भी जाएगा। तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की, मैंने अपनी बात कही। अब मैं कोई धरने में तो बैठा नहीं था कि आप जवाब दो। मैं जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं कर सकता, मैं आवेदन नहीं कर सकता, निवेदन कर सकता हूँ। तो ये परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और ये 12 साल बीत गया है और 12 साल में नए जो हितग्राही हैं उससे वो वंचित हो रहे हैं। अभी हम लोग जब जाते हैं, लोग मिलते हैं तो बोले हमको ये लाभ नहीं मिल रहा है, हमको BPL वाला राशन कार्ड बनाओ, हमको आवास दे दो, तो हमको और कुछ जो योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसका लाभ। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर मेरठ में 11 से 13 मार्च तक आयुर्वेद महाकुंभ शुभारंभ किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया। ये आयोजन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में देश के करीब 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य भी जुड़े रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आयुर्वेद का हमारे जीवन और मानव चिकित्सा में बहुत महत्व है और कोरोना काल में पूरी दुनिया को आयुर्वेद का महत्व भी समझाया। सीएम ने आगे कहा, यूपी की धरती आयुर्वेद के जनक की धरती है। सरकार में पहला आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू हो चुका है। कॉलेज में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।